हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने सातवाहन वंश किया और उसके बाद उसकी संस्कृति का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण या इंडो ग्रीक शासकों का जो भारत पर आक्रमण हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, सिकंदर महान की मृत्यु होगी, तो सेल्यूकस ने पश्चिमी एशिया के अंदर अपनी प्रभुत्वशता बढ़ानी प्रारंभ की, यानी कि अपना वर्चस्व स्थापित करने का काम शुरू किया। और इसी के दौर में उसका एक पुत्र हुआ था एंटियोकस द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय ने भी पश्चिमी एशिया है वहाँ पे बैक्टीरिया और पर्थिया के अंदर 250 ईसा पूर्व के लगभग एक स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने विद्रोह करके एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। और उनका जो शासक हुआ था वो हुआ था डियोडोटस प्रथम। उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी भारत पर विदेशी आक्रमण किस प्रकार हुए और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण या विदेशी जातियां जो भारत में आई वो कैसे आई, विदेशी आक्रमण। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे इंडो ग्रीक कैसे हुआ था ये भी बताएंगे। इंडो ग्रीक शासन के तहत हमारे भारत पर क्या हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में, किसमें, पश्चिमी एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपनी प्रभुत्व बढ़ाया, प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ किया। या प्रभुत्व बढ़ाने का काम है किसने किया, सेल्यूकस ने किया। सेल्यूकस की मृत्यु के बाद या सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र हुआ था एंटियोकस द्वितीय हुआ था, जिसने पश्चिम एशिया के अंदर अपना प्रभाव स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया। इसी के दौरान बैक्ट्रिया व पर्थिया, ये दो जगहों के नाम है। पर्थिया, इन्होंने लगभग 250 बीसी के आसपास स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, स्वतंत्र विद्रोह कर दिया। किसका, एंटियोकस द्वितीय के समय इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये दो रियासत मान लो, इन्होंने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली बैक्टीरिया और पर्थिया ने। और इनका जो प्रथम शासक हुआ वो हुआ था डायोडोट्स प्रथम, इनका प्रथम शासक हुआ था। इनका बैक्टीरिया और पर्थिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि भारत के अंदर जब सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर के बाद जब भारत के अंदर उसका जो शासन स्थापित किया गया था, भारत सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिमी भारत पर जो स्थापित कर लिया गया था, यानी अधिकार स्थापित किया, वो बैक्टीरिया ने किया। किसने किया, बैक्टीरिया ने अधिकार स्थापित कर लिया था। और ये एक यूनानी बस्ती थी। बैक्टीरिया एक क्या थी, यूनानी बस्ती थी जिसने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद ये बस्ती कौन सी थी, बैक्टीरिया जो यूनानी बस्ती थी। और इसे भारतीय साहित्य में यमन कहा गया। यूनानी बस्ती, इसे भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है, यमन। भारतीय साहित्य में यमन कहा गया, इंपॉर्टेंट बात है। और यही यमन और भारतीय का कुछ मेल जोल होने से इंडो ग्रीक संस्कृति भारत में पनपती है। तो किस प्रकार पनपती है उसका अध्ययन हम करेंगे। कुछ जो यमन से आए थे या जो यूनानी लोग थे उनकी संस्कृति, कुछ भारत की संस्कृति, उनका सम्मिश्रण होगी कि नई संस्कृति का या नए राज्य का जो निर्माण हुआ वो इंडो ग्रीक शासक कहलाते हैं। उनकी संस्कृति इंडो ग्रीक संस्कृति कहलाती है। यूनानी बस्ती भारत के अंदर बस गई थी बैक्टीरिया की, और इसे भारतीय साहित्य में यमन कहा गया। क्या कहा गया, यमन कहा गया। इंपॉर्टेंट बात है, यमन कहा गया। अब हम करने वाले हैं कि स्कूल का सबसे पहला भारत के अंदर शासन कौन हुआ था, जैसे कि डेमेट्रियस हुआ था। एक शासक का नाम आता है डेमेट्रियस। ये इंडो ग्रीक शासक है डेमेट्रियस ने लगभग 183 बीसी यानी कि 183 ईसा पूर्व में भारतीय हिस्सों पर आक्रमण किया। भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्सों को जीतते हुए भारतीय हिस्सों पर आक्रमण कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। भारतीय सीमा में प्रवेश कर क्या किया, साक्कल को राजधानी बनाया। साक्कल यानी कि सियालकोट, वर्तमान क्या नाम है, साक्कल यानी कि सियालकोट को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। और भारत में ये प्रवेश करने वाला या सीमा राज्य स्थापित करने वाला डेमेट्रियस प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। भारतीय हिस्सों पर आक्रमण कर सीमा में प्रवेश किया और साक्कल को अपनी राजधानी बनाया। और डेमेट्रियस ने एक काम इंपोर्टेड किया। डेमेट्रियस ने क्या काम किया, डेमेट्रियस
इंडो ग्रीक शासक था? प्रथम इंडो ग्रीक, प्रश्न ऐसे बनता है निम्न में से कौन सा प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया? वो साकल शालकोट राजधानी स्थापित की, तो वो डेमेट्रियस था। कौन सी राजधानी बनाई? साकल शालकोट बनाया। डेमेट्रियस प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के ढाले, लिपि के सिक्के चलवाए। कौन था? डेमेट्रियस था। ये प्रश्न ऐसे बनता है प्रथम इंडो ग्रीक शासक कौन था जिसने यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए? यानी यूनानी तो उनकी अपनी लिपि थी, खरोष्टी भारतीय लिपि थी, इनके मिश्रण से जो सिक्के चलाए वो डेमेट्रियस प्रथम था। इसने इंपॉर्टेंट काम किया। और डेमेट्रियस ने इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी व खरोष्टी लिपि के संयुक्त रूप से सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइडस एक शासक था। डेमेट्रियस के पास यूक्रेटाइडस शासक हुआ जिसने भारतीय सीमाओं को जीता, भारतीय हिस्सों को जीता था, भारतीय क्षेत्रों को या हिस्सों को जीतकर राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। किसको? तक्षशिला को राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। डेमेट्रियस के बाद भारतीय हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो यूक्रेटाइडस था। यहाँ भारतीय हिस्सों को जीतकर यूक्रेटाइडस ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, भारतीय हिस्सों को इसने जीता था। इसके बाद करने वाला सबसे जो प्रसिद्ध शासक था, सबसे यवनों के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध यवन शासक कोई हुआ तो वो था मिनांडर। प्रसिद्ध शासक हुआ मिनांडर का भारत के इतिहास के अंदर इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। सबसे प्रसिद्ध यवन यानी इंडो ग्रीक शासक यवन था, सबसे प्रसिद्ध था। क्यों था? कि मिनांडर ने एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन के साथ कोई दार्शनिक वार्ता की थी। क्या की थी? दार्शनिक वार्ता की, जिसे मिलिंदपनों के अंदर मिलिंदपनो एक नाटक के अंदर या पुस्तक के अंदर ग्रंथ है जिसके अंदर वर्णित किया गया है मिलिंदपनों में। और भारतीय इतिहास के अंदर मिनांडर को मिलिंद नाम से जाना जाता है। मिलिंद भारतीय साहित्य के अंदर, बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद नाम से जाना जाता है। मिलिंदपनो नाम से एक नाटक लिखा गया जिसके अंदर यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और भारतीय बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्ता है और जिसको मिलिंदपनो में मिनांडर भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास का मुख्य इतिहास का सबसे प्रसिद्ध कोई इंडो ग्रीक शासक है। प्रसिद्ध यवन शासक कह लो या इंडो ग्रीक शासक कह लो, इंडो ग्रीक शासक था। कौन? मिनांडर। क्यों था? इसके बारे में हम ध्यान करें। मिनांडर लगभग 160 से 120 BC के लगभग एक शासक बना था, यवन शासक था। और मिनांडर की राजधानी साकल थी। मिनांडर की राजधानी कौन सी थी? साकल। राजधानी थी इसकी साकल। और ये किस कुल का था? ये कुल था डेमेट्रियस कुल का था। कौन था? मिनांडर था, डेमेट्रियस कुल का था, साकल इसकी राजधानी थी। इसे मिनांडर को भारतीय इतिहास में मिलिंद कहा गया है। और मिलिंदपनों में मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई दार्शनिक वार्ता का वर्णन मिलता है। और इसमें बताया गया है कि मिलिंद नाम का शासक यूनानी शासक था जिसने नागसेन के साथ दार्शनिक वार्ता की और इससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिया या बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन? मिनांडर बन गया था। मिनांडर वह प्रथम शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। प्रथम शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। भारत में सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए? सोने के सिक्के किसने चलाए थे? मिनांडर ने चलाए थे। हाँ, ये इंडो ग्रीक प्रथम शासक थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही भारत में लेख युक्त या लिपि युक्त सिक्के चलाए। वह सोने के सिक्के चलाए। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था या मिलिंद था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। और लेख युक्त लिपि युक्त सिक्के चलाने वाले इंडो ग्रीक शासक ही थे जिन्होंने भारत में सिक्के चलवाए थे।
अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि लेख युक्त सिक्के हैं इंडो ग्रीक शासकों से पहले भारत के अंदर लेख युक्त सिक्के नहीं चलते थे। लेख युक्त या लिपि युक्त सिक्के नहीं चलते थे और ये लेख युक्त लिपि युक्त सिक्के चलाने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक शासक ही थे। इससे पहले ना तो उस पर लेख लिखा जाता, न ही कोई तिथि अंकित की जाती थी। तिथि अंकन भी भारतीय सिक्कों पर नहीं होता था, नहीं होता था। और ये सिर करने वाले इंडो ग्रीक शासक ही थे। और मिनांडर था जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है कि नागसेन से वार्ता के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि जो मिनांडर के तांबे के सिक्के हैं, मिनांडर के जो तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्कों पर कांस्य युक्त मुद्रा पर कांस्य के सिक्के सिक्के पे धम्म चक्कर का चिन्ह है। इस बात से पुष्टि होती है कि इसके बौद्ध धर्म में आस्था हुई होगी। इसने लेख युक्त सिक्के चलाए थे। त्रिभाषायुक्त या त्रिलेख युक्त सिक्के चलवाए। किसने चलाए? त्रिभाषीय कह लो, त्रिभाषा युक्त लेख युक्त सिक्के किसने चलाए? मिनांडर ने चलवाए थे। मिनांडर यानी कि मिलिंद था, जिसने भारतीय इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अब कुछ इसके बारे में और जानकारी रह गई है। अब हम करने वाले हैं कि भारत पर प्रथम यवन आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम यवन आक्रमण कब हुआ? प्रथम यवन आक्रमण भारत पर प्रथम यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग वंश के समय, यानी कि मौर्योत्तर के बाद, यानी कि वृद्धृत की मृत्यु के बाद, जब मगध की गद्दी पर पुष्यमित्र शुंग बैठा, वृद्धृत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जब मगध की गद्दी हत्या लेता है या मगध के साम्राज्य का अपनी अधिकार स्थापित कर लेता है, तो उस समय मगध पर या पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में प्रथम यवन आक्रमण होता है। इस बात की जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत पर प्रथम यवन आक्रमण शुंग के काल में हुआ। शुंगों के काल में यहाँ कहें कि पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी के हम स्रोत दो है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है। जानकारी हमें मिलती है दो। एक ग्रंथ है गार्गी संहिता के युग बात की जानकारी गार्गी संहिता के युग पुराण खंड से मिलती है। युग पुराण खंड से इस बात की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था। दूसरी जानकारी हमें कालिदास का जो नाटक है, कालिदास का नाटक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम में इस बात की जानकारी दी गई है कि पुष्यमित्र शुंग के समय नगरी यानी कि चित्तौड़ पर यवनों का आक्रमण हुआ था। इस बार की जानकारी इसमें मिलती है कि भारत पर प्रथम यवन आक्रमण कब हुआ था? शुंगों के काल में, पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। इस बात की जानकारी हमें गार्गी संहिता के युग पुराण खंड और मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास का नाटक, इससे इस बात की जानकारी हमें मिलती है। अब एक शासक का नाम आता है हर्मियस एक अंतिम शासक था। कौन सा अंतिम शासक था? यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। डायमेट्रियस प्रथम शासक था और हर्मियस अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। ये कौन से वंश का था? यूक्रेटाइडिस वंश का था। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भारत के अंदर अंतिम यवन इंडो ग्रीक शासक था वो किस कुल का था? तो यूक्रेटाइडिस कुल का था हर्मियस, जो भारत के अंदर अंतिम यवन शासक था। अब आता है कि इंडो ग्रीक शासकों या यवनों के आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में प्रभाव क्या पड़ा, इस बात की जानकारी हम अध्ययन करेंगे। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभाव क्या पड़ा था। प्रभाव यही पड़ा था कि कुछ भारतीय संस्कृति यवनों ने अपना ली और अपनी संस्कृति यहाँ पर छोड़ दी, या इनका सम्मिश्रण ही इंडो ग्रीक कहलाया था। कैसे प्रभाव पड़ा था भारत की ज्योतिष पर। भारत की वर्तमान ज्योतिष भी ये यवनों से ही देन है, उसका काफ़ी हिस्सा यवनों की ही देन है। वर्तमान ज्योतिष भारत की यवनों की देन है काफ़ी हद तक। यानी कह लें कि यदि 100 अंक दिए जाते हैं तो यवनों का लगभग 75% यमन ज्योतिष हमारे पास है। ज्योतिष
पर प्रभाव पड़ा, सिक्कों पर प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा कि यवनों से पहले भारत के अंदर जो शासकों के सिक्के चलते थे उस पर शासक का नाम नहीं होता था, या किसी प्रकार की तिथि का अंकन नहीं होता था, और यवन जाए तो उन्होंने उनके जो सिक्के चलाए गए उस पर यवनों के जो शासक थे उनका नाम होता था और तिथि का उल्लेख भी होता था। भारत के अंदर इससे पहले, यवनों से पहले किसी प्रकार का सोने का सिक्का नहीं चलाया गया था, लेकिन भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने यवनों का सिक्का चलाया, और भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाले वो थे मिनांडर थे। कौन थे? मिनांडर थे, जो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है मिनांडर। सिक्कों पर प्रभाव पड़ा, नाटक पर प्रभाव पड़ा, जो नाटक थे उन पे प्रभाव पड़ा, कला पे प्रभाव पड़ा, विशेषकर मूर्ति कला पर। किस पे? मूर्ति कला पे प्रभाव पड़ा था, विशेषकर कला के याद, यदि कला की बात करें तो मूर्ति कला पर प्रभाव पड़ा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है गांधार मूर्ति कला, गांधार शैली की मूर्ति कला। गांधार शैली की जो मूर्ति कला है उस पर पूर्णतः या स्पष्टतः मूर्ति कला पर स्पष्टतः यूनानी प्रभाव है। इसका प्रभाव है यूनानी प्रभाव, यूनानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यूनानी प्रभाव है या यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि महाभारत काल के अंदर महाभारत में भी यवनों का उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी यवनों का उल्लेख मिलता है। महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत में यवनों का उल्लेख है, यवनों का उल्लेख है, और यवनों का उल्लेख है, और यवनों को क्या कहा गया है? यवनों को कहा गया सर्वज्ञ यवन, सर्वज्ञ यवन। और इस बात की उल्लेख किया गया है महाभारत में कि कहा गया है कि यवन यद्यपि म्लेच्छ है, यवन यद्यपि म्लेच्छ है, लेकिन वो अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है कि यवन यद्यपि म्लेच्छ हैं। कैसे हैं? म्लेच्छ हैं, लेकिन अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है, कारण है पूजनीय है। कौन पूजनीय है? यवन पूजनीय है। ये भारतीय इतिहास में इंपोर्टेड इंडो ग्रीक शासक थे। इसके बाद जो अन्य जातियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हम कर रहे थे भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, उसमें हमने कर लिया था सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक। अब हम करने वाले पार्थियन या पहलव। कौन से? पार्थियन या पहलव। इनका मूल निवास स्थान ईरान था, और इनका उल्लेख भारतीय इतिहास के अंदर शकों के साथ किया जाता है। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव वंश था। ये विदेशी वंश था। इसका मूल निवास स्थान कह लो, मूल स्थान था वो कौन सा था? ईरान था। मूल स्थान कौन सा था? ईरान था। और इनका भारतीय इतिहास में शकों के साथ उल्लेख किया जाता है। भारतीय इतिहास में शकों के साथ उल्लेख किया जाता है। किसके साथ? शकों के साथ उल्लेख मिलता है, उल्लेख किया जाता है, शकों के साथ उल्लेख किया जाता है, और इन्हें कहा जाता है शक पहलव। क्या कहा जाता है? शक पहलव, पहलव कहा जाता है, शक पहलव कहा जाता है। और इनका जो पहलव वंश का भारत में कोई पहला शासक हुआ, वोनोनीज शासक हुआ। वो कौन था? वोनोनीज भारत में पहला पहलव शासक था। भारत में पहला पहलव शासक कौन सा था? वोनोनीज था। या पहलव वंश का भारत में होने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वोनोनीज था। सबसे शक्तिशाली, पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली या कहें कि सबसे ताकतवर, इतिहास में जानने जाने वाला शासक, पहला शक्तिशाली शासक हुआ वो था गोंडोफर्नीज। कौन था? गोंडोफर्नीज हुआ था। ये लगभग 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी के बीच इसका टाइम रहा है। 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी के बीच इसका समयकाल रहा है, और ये पहला शक्तिशाली शासक था। प्रथम शक्तिशाली, पहला वंश का प्रथम कोई शक्तिशाली शासक था तो वो गोंडोफर्नीज था। गोंडोफर्नीज का एक लेख है, इसका अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है, और जिसका नाम है तख्ते बाही अभिलेख। ये पेशावर में है, वर्तमान पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर में है। तख्ते बाही अभिलेख है। तख्ते बाही अभिलेख में गोंडोफर्नीज को कहा गया है, क्या कहा गया? गुदवहर या मृदुवहर कहा गया। मृदुवहर कहा गया। किसको? गोंडोफर्नीज को कहा गया। गोंडोफर्नीज के नाम है गुदवहर, मृदुवहर। जो गोंडोफर्नीज की राजधानी थी,
इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी राजधानी थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। राजधानी इसकी तक्षशिला थी। गोंडोफर्नीज के समय ही सेंट थॉमस आया था। सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया। किसके शासनकाल में? गोंडोफर्नीज के शासनकाल में आया। गोंडोफर्नीज की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। और इसके राज्यों का अंश यानी कि पहला जो वंश है, इसका पहले वंश का जो अंत है वो किसने किया? कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाण एक वंश है, ये विदेशी जाति है। कुषाणों ने ही इनका अंत किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट शासक था गोंडोफर्नीज। ये हमने किया कि पहले वंश का प्रथम कोई शासक था वो वोनोनीज था। पहले वंश का ये बात है, पहले वंश का प्रथम कोई शासक था वो था प्रथम शासक वोनोनीज। शासक वोनोनीज था, लेकिन पर्थियन साम्राज्य का कोई संस्थापक था। साम्राज्य का संस्थापक था मित्रदात प्रथम। इसका पर्थियन साम्राज्य का कोई संस्थापक था तो मित्रदात प्रथम था। और पहले वंश का प्रथम शासक वोनोनीज था। ये इंपॉर्टेंट बात है। शुक्रिया। आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है। धन्यवाद।